नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू का दूसरा वीडियो है ये। कल हमने पहला वीडियो अपलोड किया था और आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था। आज दूसरा वीडियो है ये और बहुत सारे जब 10-15 वीडियो हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी साथ में शुरू कर लेंगे। तब अपना चैनल पर 2-3 वीडियो और भी आने लग जाएंगे पर डे। अभी तो मैं 2 ही डाल पा रहा हूँ और तो इसको ध्यान से अंत तक देखा कीजिए वीडियो को, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 5 सवाल देखेंगे, बाकी सवाल आप छोड़ देंगे तब भी आपको कोई बेनिफिट मिले। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंत तक वीडियो को देखिए। पीडीएफ कल आपको दोनों का मिल जाएगा, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों का सुबह सुबह मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगर मैं नहीं डालता हूं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो भी मैं डाल दूंगा, या कमेंट कर देंगे कल सुबह तक तो भी मैं डाल दूंगा पीडीएफ। ओके, वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कल कि इसी तरह का क्या सवाल पूछा जाता है बीपीएससी पीटी में। देखिए, एनसीईआरटी एमसीक्यू है ये। एनसीईआरटी कहीं पर भी जीएस पूछा जाता होगा, हिस्ट्री में अगर कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में जीएस शब्द लिखा होगा और उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा तो सवाल पूछे जाने की यहाँ से संभावना प्रबल बनती है। अब सवाल वन लाइनर भी ऐसे भी हो सकते हैं और सवाल स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के सवाल हो सकते हैं, लेकिन सवाल जरूर आएंगे इसी फैक्ट से मिलते जुलते। इसीलिए इसको ध्यान से अंत तक देखा कीजिए। शुरू करते आज का वीडियो। और कहीं पर कुछ डाउट होता है तो आप क्लियरली मुझे बता देंगे तो वो अच्छा रहता है, आपका गलत नहीं पढ़ना चाहिए। पहला सवाल क्या है आज का कि हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनके। बाट क्या होता है भाई? तौलने वाला बाट आपने देखा होगा। और मनकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बाट को बनाने में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में ऐसा कुछ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिलता है कि चूना पत्थर की जगह पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि कथन 2 सही है परंतु 1 गलत है, क्योंकि हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए चर्ट पत्थर का उपयोग किया था, चूना पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चर्ट पत्थर क्या होता था? एक छोटा सा क्यूबिक साइज में एक पत्थर होता था। सामान्य तौर पर इसको चकमक पत्थर भी कई इतिहास क्लेम करते हैं इतिहासकार कि इसको चकमक पत्थर के तौर पर जाना जाता था। और ये किस में होता था? 16 के रूप में। 16 के जो आप गुणक में जाएंगे ना, उसी क्रम में उनके तौलने और मापने की इकाई थी। जैसे 16 गुना 32 गुना, आपने सुना होगा कि 16 आना सुना होगा आपने, 32 आना आपने सुना होगा अपने दादा परदादा से। तो वही 16 के क्रम वाला वो लोग मापने तौलने के लिए उपयोग करते थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चूना पत्थर वैसे भी वहाँ पर कोई उपलब्ध नहीं था ऐसे। निम्नलिखित में किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र में पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो पंडित की मूर्ति है और वो आधा आँख मूंदा हुआ है, उसके कंधे पर ऐसा शॉल है और उस पर 3 पत्ती फूल बने हुए हैं ऐसे ऐसे। तो ये कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। बी आंसर हो जाएगा इसका। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? ये अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहना और बर्तन बनाया जाता था। तांबा और कांसा से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। कल मैंने बोला था कि जो अतिवादी शब्द होते हैं उसके आधार पर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर, सबसे पहले आप दूसरा स्टेटमेंट को काटेंगे। तांबा और कांसे का केवल औजार और हथियार ही बनाया जाएगा। हड़प्पा में तो हथियार इतने मिले भी नहीं हैं। उसके मनके नहीं बनाए जा सकते क्या? उसका और भी कोई सामान नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता। दूसरा को काटिए आप, दूसरा को काटिए। और तीसरा तो बिल्कुल सही होना चाहिए। मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया है तो बिल्कुल सही है। तो तीसरा सही होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे में भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। सूती कपड़ों के टुकड़ों का अवशेष निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नगर में सूती कताई का काम होता था। पहला स्टेटमेंट दिया इन्होंने। कथन कारण दिया है क्योंकि कथन के बाद क्यों लगाते हैं हम? क्या लगाते हैं? क्योंकि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ऐसा सच है क्या? तो 13 का आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। मेहरगढ़ कहाँ से हड़प्पा का स्थल हो गया? मेहरगढ़ तो हड़प्पा से पहले का काल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लाल रंग का उपयोग हुआ है। लाल मिट्टी के बर्तन के पहचान कहाँ से की जाती है? तो हड़प्पा से। और काले
काले पॉलिशदार किसकी पहचान है? काले पॉलिशदार बर्तन किसकी पहचान है? काले पॉलिशदार पहचान है मौर्यों का। मौर्यों के समय का पहचान है ब्लैक पेंटेड ग्रेवेयर। ओके, इसको ध्यान में रखें, काले पॉलिशदार। और लाल मिट्टी का बर्तन किसकी पहचान है? तो हड़प्पा की पहचान है। हड़प्पा से हमें बहुत सारे मिले हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें नेशनल म्यूजियम दिल्ली गया था, तो वहाँ पर बहुत सारे रखे हुए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर उनके गहने और जो बहुत सारे ज्वेलरी भी रखी हुई हैं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लाल बर्तन पहचान है उनकी। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयॉन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेयॉन्स के बारे में पूछा गया है। इस काल में फेयॉन्स से बने मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पहला स्टेटमेंट है ये। अगला क्या है कि इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है आपसे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या है कि हड़प्पा काल में फेयॉन्स से मनके, चूड़ी वगैरह बनाए जाते थे। पत्थर व शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फाटिक के पत्थरों के चूर्ण को घोलकर, गोंद में घोलकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसी को क्या कहा जाता था? फेयॉन्स कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची को मैच करना है। आयातित वस्तु और स्थान, कहाँ से किस चीज़ को आयात किया जाता था, इसको मैच करने की आप भी कोशिश कीजिए ज़रा सा। आज के हिसाब से भी देखेंगे तो भी मैच हो जाएगा। तांबा आज कहाँ पर पाया जाता है भारत में? तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, 1 का 3 हो जाएगा। टीन कहाँ से मंगा देंगे? तो टीन अपने देश में हमेशा अभाव रहा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ ही इलाकों में टीन मिलता है, बाकी भारत में टीन का अभाव रहता है। तो ये कहाँ से मंगाएंगे हम लोग? तो अफ़गानिस्तान से मंगाएंगे। सोना कहाँ पर मिल सकता है? तो आज भी कोलार का खान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब बहुमूल्य पत्थर, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। डी का 1 हो जाना चाहिए। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ए आंसर होना चाहिए। ए आंसर होना चाहिए। वैसे बहुमूल्य पत्थर की जब भी बात आए तो सिर्फ एक ही जगह से नहीं मंगाया जाता था। गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन सभी जगहों से मंगाया जाता था। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया आपसे। कृषक व चरवाहे गाँव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल व सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। सभी हड़प्पा नगरों में क्या वर्षा से जल प्राप्त होता ही होता होगा? आज क्या भारत के सभी शहरों में वर्षा से जल प्राप्त होता ही होता है सिंचाई के लिए? सोचिए जरा, एलिमिनेशन पद्धति लगाइए। अगर आपको नहीं भी आता है तो सोचिए, क्या सभी हड़प्पा के नगरों में वर्षा के जल प्राप्त होते ही होंगे? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत दिया हुआ है। 17 का डी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। सभी जगह अगर वर्षा से प्राप्त जल होती तो नहरों का इतना सुप्रबंधन क्यों करना पड़ता भाई? तब तो वर्षा आती और पानी अच्छे से पहुंच ही जाता। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, नदी जिस किनारे वो अवस्थित थे, इसको खुद से आपको मैच करना चाहिए। आसान सवाल है ये। हड़प्पा किसके किनारे है भाई? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है तो ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। लोथल डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, नदी बंदरगाह था, इसका भी ध्यान रखेंगे, नदी बंदरगाह था। लोथल कोई समुद्र के किनारे नहीं स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। और धौलावीरा अपने स्वच्छ पानी के जो प्रबंधन है उसके लिए भी जाना जाता है। और यूपीएससी ने पूछा कि जल प्रबंधन के लिए निम्न से कौन सा जगह फेमस है? तो धौलावीरा, इसका आप ध्यान रखेंगे, ये गुजरात राज्य में वर्तमान में स्थित है। हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभक्त होते थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा है जो 3 भागों में बटा था? सामान्यतः हड़प्पा के नगर कैसे होते थे? ये पश्चिम का इलाका है, ये पूर्व का इलाका है, इसका ध्यान रखेंगे। पश्चिम का इलाका पूरा ऊंचाई पर होता था ऐसे, और पूर्व का इलाका ऐसे बना होता था। यही शहर का स्ट्रक्चर होता था। पूर्व के इलाके में अगर ऊंचाई वाला स्थान बना देते तो इस इलाके में धूप नहीं आ पाती, इसीलिए पश्चिम का इलाका जो होता था ये बड़े लोग, प्रशासक वर्ग और पुजारी और महान जो लोग होते थे उस शहर के, उनके निवास का स्थान होता था। यहाँ पर सामान्य लोग निवास करते थे। और ये पूरा का पूरा आवास का जो स्थल है किससे घिरा होता था? ये 4 दीवारी से घिरा होता था सामान्यतः। लेकिन हड़प्पा का एक शहर है जो 2 भागों में नहीं 3 भागों में बटा हुआ है, तो उसी एक्सेप्शन से उठा के सवाल पूछा गया है आपसे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, उस शहर का नाम है धौलावीरा। धौलावीरा को याद रखेंगे आप लोग। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का 4था विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा? तो धौलावीरा है। यह हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों के 2 भागों में विभक्त है, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यह सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी था, जहाँ पर आज के वर्तमान के स्टेडियम के तर्ज पर एक खुला मैदान था पूरा का पूरा। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों पर पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है। हड़प्पा की लिपि हमें बहुत कम जगहों से मिला है, तो धौलावीरा से एक पट्टी मिला है जिस पर हड़प्पा की कुछ लिपियाँ लिखी हुई हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया गुजरात राज्य में स्थित है, नदी बंदरगाह था ये। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है आपको। ये गुजरात के माही नदी किनारे बसा हुआ है। अभी हमने क्या देखा भाई, ये तो भोगवा नदी के किनारे है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ही गलत दिया हुआ है। ये एक बंदरगाह भी था, बिल्कुल सही। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, बिल्कुल सही। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर सवाल पर चलते हैं कि हड़प्पाकालीन मोहर मुद्रा और मोहर बंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कितना भी कोशिश करो एक आध स्टेटमेंट तो ब्लर हो ही जाता है। इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि हड़प्पाकालीन मोहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। आप आज भी आपने सील मारते देखा है किसी भी चीज़ को? तो आज तो हम लोग सील मारते एम सील का उपयोग करके, और उस समय में क्या करते थे, गीली मिट्टी थोप दिया और उस पर अपना मुहर मार दिया। इससे क्या होता था, वो चिन्हित हो जाता था कि भाई अब इस सामान को कोई भी खोलेगा तो मुहर तो टूट जाएगा। तो उससे क्या पता चल जाता था कि इस सामान को खोला गया है या नहीं खोला गया है, और इससे चिन्हित कर सकते थे। तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, ए में जो स्टेटमेंट है वो सही है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इस तर्क में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित है? हड़प्पा के अंत किस प्रकार से हो गई? इतनी बड़ी विशाल सभ्यता, 2 देशों में वर्तमान के फैली हुई सभ्यता कैसे खत्म हो गई? तो इसको लेकर इतिहासकारों में विवाद है। आज भी सब लोग अपना अपना मत देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस उन सारे मतों को पढ़कर बस याद कर लेना कौन क्या बोलता है। तो नदियों का सूखना भी एक मत है कि भाई सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो थी वो अपने रास्ते से हट गई और वो सारी सूख गई, क्योंकि आज के जितने भी स्थल हैं उसके बगल से कोई खास नदी ऐसी बहती ही नहीं है। सिंधु के किनारे भले ही हम मोहनजोदड़ो बोल देते हैं, लेकिन सिंधु से थोड़ी सी दूरी हो जाती है उसकी। रावी किनारे हम हड़प्पा बोलते हैं, लेकिन रावी से थोड़ी सी उसकी दूरी बढ़ गई है। एक कारण इसको माना जाता है। एक माना जाता है जंगलों का विनाश को कारण माना जाता है। एक माना जाता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया नगर पर और ओवर पॉपुलेशन हो गया, इसके कारण हो गया। एक और माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्यों ने नष्ट कर दिया पूरे के पूरे हड़प्पा वासियों को। और एक और रीजन माना जाता है कि कुछ बीमारी कोई फैली थी जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता विनाश हो गई, कागार पर पहुंच गई। और एक रीजन माना जाता है टेक्टिकल, प्लेट टेक्टोनिक जो होते हैं उसके कारण कुछ ऐसे भूकंप आए और कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिससे ये सारे इलाके जो हैं वो सूख गए। लंबे सूखे के कारण ये पूरे के पूरे इलाके बंजर हो गए और सभ्यता विलुप्त हो गई थी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। ऋग्वेद में भी कौन कौन सा अध्याय सबसे प्राचीन है? तो अध्याय 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन है। टोटल 10 अध्याय हैं, 8, 9 और 10 और 1। ये अध्याय वैसे हैं जो बाद में जोड़े गए हैं। सबसे प्राचीन 2 अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक सबसे प्राचीन है। ओके, ये पूरा क्लियर हो गया ऋग्वेद के बारे में। अगले सवाल पर चलते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। अभी मैंने बताया था, थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिएगा। सभी सूक्त की रचना क्या पुरुष ही करेंगे? नहीं भाई, अपाला, घोषा, विश्वसरा ऐसे महिलाएं हैं जिनका नाम आता है वेदों को लिखने में। वेद किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग खंडों की रचना की गई है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है और ऋग्वेद का उच्चारण व श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तो पहला को अगर आप एलिमिनेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। वेदों के बारे में एक और चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? रामायण से, कि जो रावण था वो क्या था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, है ना, चतुर्वेदी था, परम विद्वान था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो विद्वान आदमी होता है वो आचरण में भी नैतिक हो, उसके आचरण अनैतिक हो सकते हैं। ये भी हमें रामायण से सीख मिलती है कि पढ़े लिखे आदमी के द्वारा भी गलत काम किए जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलते अब हम लोग।
अगला क्या है, इसमें कुछ नाम है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। जो आज आप सरनेम सुनते हैं चतुर्वेदी, द्विवेदी, वो क्या था? भारत में लिखने की परंपरा बहुत बाद में विकसित हुई है। कागज़ का आविष्कार भारत में बहुत बाद में हुआ है। तो हमारे यहाँ पर क्या था कि कंठस्थ विधि था आगे बढ़ाने की हर चीज़ को। तो कुछ लोग समाज में ऐसे होते थे जिनको काम दिया जाता था, आप चारों वेदों को रट लेंगे, आप चतुर्वेदी कहलाएंगे। वेद पुराण को रट लेंगे, मिश्रित ज्ञान है आपके पास तो मिश्रा कहलाएंगे। इस तरह की चीज़ें, तो कंठस्थ करने का एक हैबिट था भारत में। लिखने की परंपरा बहुत बाद में आई है और बाद में इन सब का संकलन किया गया है। जो ऋग्वेदिक काल है उस काल के हमें ऋग्वेद नहीं मिलते हैं, उस काल के चीज़ें हमें गुप्त काल में संकलित जो किया गया उसके प्रमाण थोड़े बहुत मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत व वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है, वो वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, ऋग्वेद को छापने का काम। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो देखिए सबसे कम हुआ है इसमें गंगा नदी का उल्लेख और यमुना नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है। क्योंकि वर्तमान भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत का जो ये इलाका है, जो पाकिस्तान और पंजाब का इलाका है वर्तमान का, ये इलाका जो है यहीं पर ऋग्वेदिक जो संस्कृति है वो प्रचलित थी। तो उस एरिया में तो गंगा यमुना नहीं आते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब हम बढ़ते हैं तो धीरे धीरे भारत के उत्तर के मैदानों में यूपी और बिहार की तरफ सभ्यता बढ़नी शुरू हो जाती, तब जाके आपको गंगा और यमुना का उल्लेख मिलेगा। बाकी ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है और सबसे अधिक उल्लेख है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ब्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक ही बार हुआ है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। भाषा लिखा हुआ है, भाषा परिवार यहाँ पर लिखा हुआ है। संस्कृत पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा, मलयालम मध्य भारत की भाषा। इसको जोड़ना है कि कौन सी भाषा कहाँ की है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संस्कृत। तो संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय, इसका मतलब क्या होता है? भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के संगम में है संस्कृत आती है। तो एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषा है, बी का 3 हो जाएगा। मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो सी का क्या आंसर हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। मध्य भारत की भाषा, तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के आते हैं, तो इसका आंसर डी का 1 हो जाएगा। तो और इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होना चाहिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। सही नहीं पूछा है, बिल्कुल सही है भाई, मवेशी के लिए लड़ते थे क्योंकि ये लोग थे कबीलाई समाज थे, इनके लिए पशुपालन प्रमुख उद्योग था, पशुपालन प्रमुख था। कृषि दूसरे स्थान पर आता है, इसको ध्यान रखेंगे। लड़ाइयाँ जमीन के भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था, केवल सरदार और पुरोहित में। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने सिखाया एलिमिनेट करना, सी हो जाएगा। इस काल में युद्ध में जो भी धन जीते जाते थे वो पूरे पूरे कबीले में बांटा जाता था, कबीलाई समाज था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी गलत दिया हुआ है इसमें। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कीजिएगा फैक्ट के साथ साथ। ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह, पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे के सारे एनसीईआरटी से बनाए गए हैं सवाल। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ व अनुष्ठान करते थे। क्या ये सही है? सही हो सकता है भाई। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूला करते थे। कौन से काल की बात हो रही है भाई? ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वेदिक काल में राजा महल में रहेंगे क्या और वो कर वगैरह वसूलेंगे क्या? राजा का तो कॉन्सेप्ट ही उसमें बहुत ही कमज़ोर था। उसमें तो राजा का भी चुनाव किया जाता था। तो यानी कि क्या होना चाहिए? इसका दूसरा तो गलत ही होना चाहिए भाई। इसका देखिए सही पूछा है तो दूसरा गलत होगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्व किया कीजिए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? या मिलते हैं पुरु जन विष, भरत जन या विष, युद्ध जन, यदुजन या विष। कौन से नाम हमें कहाँ पर मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ये तीनों के तीनों ही नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द
जन और विस का प्रयोग होता था। आपसे यही पूछ लेगा कि जन और विस का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता था, तो जनता के लिए या पूरे के पूरे समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे हम लोग, जन और विस। वैश्य शब्द विस से ही निकला है। ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विस, भरतजन या विस, यदुजन या विस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये सब अलग अलग कबीलों के नाम हैं। पुरु, यदु, ये सब अलग अलग कबीलों के नाम हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? वो लोग दस्यु कहते थे अपने विरोधियों को, दस्यु दस्यु कहते थे। जो यज्ञ को न मानने वाले लोग होते थे, जो यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे, उनको सामान्य तौर पर दस्यु कहा जाता था। ओके, अगले पर चलें। बाद में क्या है, यहाँ पर लिखिए क्या लिखा। बाद में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उनको करना पड़ता था। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। ये चीज़ क्लियर हो गया। और शायद दूसरी भाषा भी वो लोग बोलते थे, दस्यु लोग। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, क्या बोला गया है, ये अपना महाद्वीप है भारत, इसका उत्तर पश्चिम का इलाका, ये वाला इलाका, यहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई है। वर्तमान का पंजाब और जम्मू कश्मीर, वर्तमान का पाकिस्तान का पंजाब का इलाका और पेशावर का इलाका, ये सब भागों को जोड़ देंगे, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया अपना। वहाँ पर जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। कल मैंने महापाषाणिक संस्कृति समझाया था आपको कि दक्षिण भारत में कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं, विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। ऐसा भी क्या है भाई, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी सही है, पहला गलत है। क्या है ये भाई? इन्होंने दिया हुआ है कि केवल यहाँ पर लिखा हुआ है दक्कन और दक्षिण भारत में ही प्रचलित थी। नहीं, महापाषाणिक कब्र की जो पद्धति थी ये तो और भी जगह पर विकसित थी, जैसे उत्तर पूर्वी भारत, वर्तमान का नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर में भी प्रचलित थी। अतः कथन 1 गलत दिया हुआ है। कथन 2 तो पूरा पूरी सही है कि कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाएगा महापाषाणिक स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं वर्तमान भारत में, तो आप दक्षिण भारत का नाम ले लेंगे। दक्षिण भारत में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन केवल दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं? नहीं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो 10 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। पत्थरों के बड़े चबूतरे नहीं थे। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं महापाषाणिक सभ्यता में। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ये आपको पता भी चल रहा है महापाषाणिक की क्या समानता होती थी। इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी है बंधु, ये सवाल एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। कोई सा भी एग्जाम देंगे आप तो सामान्य तौर पर हिस्ट्री वगैरह के सवाल यहीं से आते हैं, कोई सा भी एग्जाम दे लें आप। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी सवालों को कीजिए कि सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इन्हें काल और लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। काले और लाल, ब्लैक और रेड मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था। उनके मतलब दफनाने के बाद उनके पास में इन बर्तनों को रख दिया जाता था। इनमें कुछ सामान भी रख दिया जाता था। परलोक में या पुनर्जन्म वगैरह से वो लोग संबंधित थे। ये मरने के बाद के लाइफ से चीज़ों को वो लोग मानते थे, इसलिए ऐसी चीज़ों को करते थे। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है आपसे। महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। अलग अलग लोगों के कब्रों में अलग अलग चीज़ें मिली तो भिन्नता को दर्शा सकते हैं क्या? अगला है कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। कब्रों पर गोलाकार चट्टान या खरी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। सही नहीं पूछा है तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यानी कि उनके सामाजिक स्थिति के हिसाब से उनका कब्र बना होता था। आज भी तो ये होता है, कई सारे अमीर लोगों का जो कब्र या उनका जो शमशान घाट में जहाँ पर जलाया जाता है वो कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। ये भी तो सामाजिक स्थिति का
द्योतक होता है ना। आखिरी स्टेटमेंट गलत क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, ना कि डेथ होल। पोर्ट होल कहा जाता था। और क्या है कि कब्रों को पहचानने के लिए उन पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे, और बाद में मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को पहले से बनी कब्रों में लाकर ही दफना दिया जाता। तो एक कब्र बनाया हमने, इसमें जाने का एक रास्ता बना दिया हमने, और उस परिवार का कोई भी मरेगा तो हम लाकर क्या करेंगे, यहीं पर दफना देंगे उसको। ये महापाषाणिक संस्कृति की पहचान है। अगला सवाल क्या है कि इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व के लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में किस नदी किनारे स्थित है? तो ये घोर नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव भीमा की एक सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। यह 3600 से 27 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। और इनाम गांव को बस याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता से यूपीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया है। यूपी के एग्जाम 2023 में इससे जुड़ा हुआ चरक संहिता सवाल पूछा गया है। ये चिकित्सा संबंधित पुस्तक थी चरक संहिता। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, एवं चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने बताया था कि 306 हड्डियां होती थी मनुष्य में, आधुनिक समय में 206 हड्डियां का पता लग पाया। संभवतः चरक ने अपने गिनती में हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज वगैरह को भी गिन लिया होगा, लेकिन सामान्य तौर पर क्या है कि 360 हड्डियां उन्होंने बताई थी, वर्तमान में 206 होता है। चिकित्सा का ग्रंथ ही उन्होंने उस समय लिखा, वो भी बहुत बड़ी बात थी। अगला सवाल क्या है कि राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। अब यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। क्या है कि ऋग्वेद कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन सा है, ये आपको चुनना है इसमें से। उत्तर वैदिक, देखिए वैदिक पीरियड क्या है कि लगभग में 1500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? ये आपका माना जाता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड माना जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से और 600 बीसी तक क्या माना जाता है? ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है इसको, उत्तर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक और वैदिक में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर वैदिक और वैदिक में मुख्य अंतर है लोहा का। वैदिक पीरियड में लोहा का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक पीरियड में लोहा का ज्ञान हो जाने से कृषि और अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचा, जिसका परिणाम हमें 600 बीसी के आसपास नगरों की संस्कृति से मिलती है। फिर बुद्ध जैन वगैरह आ जाते हैं भारत में, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। पूछा गया है कि इनमें से कौन से उत्तर वैदिक के ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद को तो सबसे पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ऋग्वेद तो वैदिक कालीन ग्रंथ है, ऋग्वेदिक कालीन ग्रंथ है। पहला काट देंगे तो ये दो तो वैसे ही कट जाएगा, और दूसरा यजुर्वेद तो होना ही होना चाहिए। तो 2, 3, 4, 5 इसके आंसर हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए हैं। उपनिषद वगैरह की रचना भारत में, उत्तर भारत के मैदान में हुआ है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। और उपनिषद जो है ये मूल रूप से विज्ञान, मैं सही शब्द यूज कर रहा हूँ, उपनिषद विज्ञान और दर्शन की पुस्तक है, और जो आज तक इंसान सोच नहीं पाया है उन दर्शनों को भी इसमें उसी समय लिख दिया गया था विद्वानों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन लिखा हुआ है कि कौन से वर्ण के कौन से काम होते थे। शूद्र का काम क्या होगा? तो सेवा करना था मूल रूप से। ब्राह्मणों का काम क्या था? यज्ञ करना। विश्व का काम क्या था? व्यापार करना। वैश्य की बात हो रही। क्षत्रिय का काम क्या था? समाज की रक्षा करना। और इसी प्रकार से वर्ण विभाजन किया गया था समाज में, जो बाद में जाकर जन्म आधारित हो गया। जो वैदिक पीरियड में क्या था? कर्म आधारित। हो सकता है एक ब्राह्मण का बेटा शूद्र हो वैदिक पीरियड में जो था, और एक क्षत्रिय का बेटा जो हो वैश्य हो, और वैश्य का बेटा एक ब्राह्मण हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अगर वेद पढ़ने लग जाएगा, यज्ञ करवाने लग जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, और अगर सबकी सेवा करने लग जाएगा तो शूद्र हो जाएगा। ये पद्धति बनाई हुई थी, और बाद में ये क्या हो गया? जन्म आधारित हो गया। महात्मा गांधी जन्म आधारित पद्धति को नहीं मानते थे, कर्म आधारित को मानते थे। और जबकि बाकी जितने भी जातिगत विरोधी आंदोलन में रहे हैं नेता, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, वो ना तो जन्म आधारित मानते थे ना कर्म आधारित मानते थे जाति व्यवस्था को। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये पता होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया था।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, बी होगा। दोनों ही स्पष्टीकरण है, सही है, और लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान दर्जा दिया गया। सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। क्या है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। किसके बारे में बोल रहा है? वैदिक पीरियड के बारे में बोल रहा है। वैदिक पीरियड के बारे में पूछा है, सही है इसमें, और 1 और 3 दिया है। मैं अगर इसमें स्पष्टीकरण करूं तो इसके हिसाब से होगा कि तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि वैदिक काल में ना तो अछूत की अवधारणा थी, ना तो सभी जन्म के आधार पर वर्ण तय किए जाते थे, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था तय की जाती थी, और अछूत की अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में आके विकसित हुई है। वैदिक पीरियड में कहीं भी अछूत की अवधारणा नहीं देखने को मिलती है। तो सबसे सुटेबल आंसर इसका हो जाएगा केवल और केवल 1 सही है। 2 और 3 दोनों के दोनों ही गलत दिए हुए हैं इसमें। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि वैदिक काल के अंत तक उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर ही होने लग गया। तो यानी कि क्या हो जाएगा? तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण के आधार पर वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर हुआ है, और अछूत की अवधारणा वैदिक पीरियड में कहीं भी नहीं थी। अभी मैंने बताया कि जब सोचिए कि एक ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता है, तो अछूत की अवधारणा कैसे हो सकती है? जब जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था होगी, तो अछूत तो अपने आप ही नहीं होंगे, है ना? छुआछूत तो अपने आप ही नहीं होगा। तो अगले सवाल पर चलते हैं। उसका आंसर गलत दिया हुआ था इन्होंने, मैंने उसको करेक्ट कर दिया। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। अगला क्या है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर की बात कर रहा है, पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था वो उपमहाद्वीप के, और ये सभी को पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी बिल्कुल सही है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो मगध का इलाका था, इसमें भी ब्राह्मणवाद का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाया था। मगध के उत्थान में एक कारण ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा धर्म पर में नहीं लगे रहते थे। मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते थे? तो अपने सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा खुश होते थे। एक कारण ये भी बताया जाता मगध के उत्थान में। ओके, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित हैं? पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, अतरंजी खेरा एटा में है। कौन से इसमें से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों ही सही है। पुराना किला भी दिल्ली में है, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पर। हस्तिनापुर मेरठ के पास खुदाई की गई है। वह ये महाभारत वाला हस्तिनापुर कहाँ पर है? तो मेरठ के समीप में एक जगह है, वहीं पर है। और अतरंजी खेरा ये एटा में स्थित है। और भी बहुत सारे जनपद मिले हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखा? महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे, जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में ही किया जाता था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला तो सही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में ही किया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए सही है। महाजनपदों की किलेबंदी की जाती थी। और क्या दिया है यहाँ पर? अधिकतर महाजनपदों में एक राजधानी होती थी, और ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। अगला सवाल क्या है? महाजनपद की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, और जिसे भाग कहा जाता है। भाग कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला सही नहीं होगा। महाजनपद उत्तर वैदिक मौर्य काल लगभग सब जगह 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 1/3 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1/6 जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इनका, दूसरा बिल्कुल सही है। भाग भी सही लिखा हुआ था, तो उसको याद रखेंगे आप लोग। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीद बेचने पर भी कर देना पड़ता था।
आखेटक व संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। आखेटक व संग्राहक पूर्णतः मुक्त किए गए थे कर से, ये इन्होंने बोला है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। पूर्णतः मुक्त नहीं थे, कुछ कर में उनको माफ़ी जरूर मिलती थी लेकिन पूर्णतः मुक्त वो नहीं थे। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौसाम्बी निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, इलाहाबाद। वर्तमान के उत्तर प्रदेश में कौसाम्बी, कौसाम्बी जो हमारे महाजनपद काल में कौसाम्बी का जिक्र आता है वो कहाँ पर है? तो वर्तमान का इलाहाबाद है। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। महाजनपद के युग में कृषि में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। मैंने अभी बताया था महाजनपद काल यानी कि उत्तर वैदिक काल, उसमें लोहे का आ गया था प्रचलन। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़ककर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करने की प्रथा शुरू कर दी थी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों के दोनों ही सही है। ओके, अगला क्या है कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थीं। गंगा और सोन क्या मगध गणराज्य से होकर गुजरती थीं? मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खाद्यानें थीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बिल्कुल सही, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। लौह अयस्क के खाद्यान्न के बदौलत ही मगध ने क्या किया? बाकी सभी महाजनपदों को पछाड़ दिया था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मगध का शासक नहीं रहा था? इनमें से बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत मगध का शासक कभी भी नहीं रहा था। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कोसल महाजनपद का राजा था। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन से नगर मगध की राजधानी कभी भी नहीं रही थी? मगध की राजधानी राजगिरी रही है क्या? पाटलिपुत्र रही है। श्रावस्ती कभी राजधानी मगध की क्यों रहेगी? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 3 है जो राजधानी कभी मगध की नहीं रही थी। ये तो आसान सवाल है, इनमें तो गलतियां नहीं करनी चाहिए। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय का अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों को पैदल, रथ व हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 15 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों ही सही है। अलेक्जेंडर मूवी देखिएगा, हॉलीवुड की मूवी है। इतना मारते हैं सिकंदर को पोरस, और भारत के राजा इतना मारते हैं, भले ही वो जीत जाता है पोरस से। कई जगह वो दिखाया हुआ है कि पोरस से हार भी जाता है, उस मूवी में तो दिखाया कि पोरस से हार जाता है वो, है ना। और बाकी अपने इतिहासकार लिखते हैं कि पोरस को हरा दिया था उसने। तो ये अलग अलग इतिहास है, लेकिन मूल तो यही था कि बाकी पूरी दुनिया के सेनाओं ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जब वो भारत में आया तब उसको असली बार पता चला कि सेना आखिर में होती क्या है, और हाथी जैसे जीव को देखकर घबरा गया था वो। हाथी बड़े जीव, उतने बड़े जीव नहीं देखे थे उसने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? ये सब तो आपको बोनस सवाल मिल रहे हैं। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, ये आपको पता होना चाहिए। सभी की राजधानी रटे हुए होना चाहिए। मथुरा का क्या है? मथुरा का सूरसेन। कौसाम्बी वत्स। चंपा वर्तमान का भागलपुर अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सा है कि गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बिल्कुल सही है ये तो भाई, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल दूसरा सही है। एक ही शासक के अधीन के विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था, ये इसमें गलत दिया हुआ है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से था। किससे था तात्पर्य? संगठन या सभा से। पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत दिया हुआ है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, अतः कथन 1 गलत दिया हुआ है। बाकी बुद्ध और महावीर दोनों गण से संबंधित थे। दोनों का गणों का नाम आपको पता होना चाहिए, पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। गणों या संघों निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी गणों या संघों पर? तो ये प्राप्त की थी गुप्तों ने। ओके, दिग्ग निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है भाई? बौद्ध ग्रंथ है दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के व्याख्यान दिए हुए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था दिग्ग निकाय को। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु को उस मंत्री का नाम क्या था? उसका नाम वत्सकार था, जिसको बुद्ध के पास भेजा था वज्जी संघ पर आक्रमण करने से पूर्व।
बुद्ध ने ज्ञान दिया था, फिर उसको एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनसीईआरटी सवाल बनाया गया है ये। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। एथेंस वर्तमान का यूनान हो गया आपका, ग्रीस जो कहलाता है वर्तमान में वही है एथेंस। औरतों को नागरिकों को दर्जा नहीं मिलता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। नए प्रश्न पर विचार कीजिए। विचार कर लें कि आज छोड़ दें यहीं तक, आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत देर 39 मिनट का वीडियो हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित सवाल भी करेंगे, इसलिए ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके, और कुछ खामी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।